हेलो बच्चों का सब ऐसा वीडियो होगा। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, वो जो हमारा थर्ड चैप्टर रह गया था, कौन सा था हमारा, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसका कुछ टॉपिक, आधा टॉपिक रह गया था, बीच में वीडियो बंद हो गई थी, तो उसका हम आगे का टॉपिक करते हैं। हमने पढ़ लिया था क्रिस्टलाइटिस तक, चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वही चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये चल रहा था हमारा चैनल टॉपिक। तो इसमें हमने वहाँ तक पढ़ लिया था क्रिस्टलाइटिस तक। क्रिस्टलाइटिस पढ़ लिया था कि ये क्या होता है। क्रिस्टलाइटिस एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पे किसी भी एटम का अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। शेडिंग का मतलब आपको पता होगा, इस पर लेंथ पे तो हाइट तीनों, जिसके अंदर वॉल्यूम आ जाता है, बेसिकली जिसके अंदर वॉल्यूम आ जाता है, कैपेसिटी आ जाती है। 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल वॉल्यूम नहीं रहता, सिर्फ उसका एरिया रहता है। और जो 1 डायमेंशनल होता है उसमें सिर्फ एक लेंथ रहती है, जैसे लेंथ ब्रेथ वो सब चीज़ें, ठीक है। तो 3D में जिसमें वॉल्यूम आ जाता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आती है, तो उसका एक अरेंजमेंट होता है, जैसे कि जैसे कार्बन 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 ऐसे जुड़े हुए हैं, कार्बन 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 कार्बन, सोडियम का अपना सोडियम Na, तो ऐसे 3 डायमेंशनल एलिमेंट ऑफ आइटम होते हैं, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइटिस, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें एक और चीज़ आती है। अगर हम इसमें से इस आइटम को आइसोलेट कर दे, इस पूरे कंपाउंड से, इस क्रिस्टलाइटिस से, इस पूरे को क्रिस्टलाइटिस कहते हैं। और इसको, इस अंदर वाले जो खाली पार्ट होते हैं सो इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। अगर इस पूरे क्रिस्टलाइटिस से हम किसी एक आइटम को बाहर निकाल दें, कार्बन को मान लें हमने बाहर निकाल दिया, इसको आइसोलेट कर दिया, इस आइटम से पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड गैसेस आइटम। आइसोलेटेड गैसेस आइटम कहते हैं इसको। जब किसी क्रिस्टलाइटिस से किसी एक आइटम को बाहर निकाल दो, आइसोलेट कर दो उससे, तो उस आइटम को कहते हैं आइसोलेटेड गैसेस आइटम, ठीक है। तो ये था। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है, आई थिंक मैंने वो वाला पिछले वीडियो में नहीं कहा, इसमें जो नेमिंग थी लिखवा देता होगा, याद नहीं मुझे। जैसे वो था, जीरो के लिए नील यूज करते हैं, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। जीरो के लिए नील यूज करते हैं, 1 के लिए अन यूज करते हैं, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड्रा, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट या हेप्ट कहते हैं इसको, आई थिंक हेप्ट लिखा हुआ कहते हैं। सेप्ट जैसे नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, हेप्ट है पता नहीं, देख लीजिए, हेप्ट या फिर सेप्ट दोनों उस पर यूज करते हैं, देख लेते हैं इसको कहते हैं सेप्ट ही कहते हैं, हेप्ट नहीं कहते, हेप्ट नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं, हेप्ट। हाँ, तो इसके बाद आता है 8 के लिए आता है ऑफ, 9 के लिए आता है इन, ठीक है। वैसे आता है जैसे कोई भी एलिमेंट दे रखा है 1 इसमें क्या हो, 1 के लिए अन, 1 के लिए फिर अन, फिर 1 के लिए फिर अन, और लास्ट में ई हम लगा देते हैं नेमिंग के बाद में, ठीक है। और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इसका यू, इसका यू, इसका यू, तो यू हो जाता है लास्ट में यू, ठीक है। और जैसे 118 लिखना है, जैसे लास्ट एलिमेंट है, तो 1 के लिए अन, 2 के लिए फिर अन, और 8 के लिए ऑफ, लास्ट में ई, ठीक है। वैसे रहना, शॉर्ट में लिखना है तो यू ओ ई, ठीक है, वैसे लिखते हैं। तो नेमिंग ये रहती है, ठीक। इसके बाद जो अपना टॉपिक आएगा वो था साइज के ट्रेंड पे, कि उसमें वैरी कैसे करते हैं, पीरियोडिक टेबल में साइज कैसे वैरी करते हैं। साइज की बात करें, साइज का मतलब एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो साइज की बात करें अगर हम, एटॉमिक रेडियस, तो ये क्या होता है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए पीरियड में, ये पीरियड होता है और ये तो होता है बस ग्रुप। तो अगर लेफ्ट टू राइट पीरियड में, तो साइज क्या होगा, साइज अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे ना, ग्रुप तो सेम, सेल तो सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए तो चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस पे, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इससे साइज छोटा होता जाता है, तो इसे इसमें साइज डिक्रीज करते हैं। अगर टॉप टू बॉटम जाओ तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तो साइज तो बढ़ेगा ही, रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो ये इंक्रीज करता है।
ठीक है, वैसे रहता है। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़े ना, नंबर ऑफ सेल सेम ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़े उसमें तो जो न्यूक्लियस होगा उसका चार्ज बढ़ेगा तो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इससे साइज छोटा हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट जाओगे, और टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करता है क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। उसके बाद अपना टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, नहीं वो तो करा दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देख लेते हैं। वैसे आयोनाइजेशन थेरेपी का था, आयोनाइजेशन थेरेपी करा दी मैंने पिछले वीडियो में, हाँ करा दिया। एक सेकंड, पता नहीं क्या देख लेते हैं। आइसो जैसे आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी करा देते हो, आयोनाइजेशन याद नहीं पता है, वैसे एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी आइटम से, कोई भी आइटम है न्यूक्लियस का, इसके इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो इसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो होती है डेल्टा ई, उसको कहता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस, आइसोलेटेड गैसेस आइटम जो कि अपने पूरे क्रिस्टलाइट से सेपरेट हो, उसी से उससे एक आइटम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इसकी बात करें तो अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज तो छोटा हो रहा है, तो वो चार्ज जो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ताकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लेफ्ट टू राइट में आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज छोटा होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन कम है, न्यूक्लियस पावर कम है, तो वो आसानी से आप कम एनर्जी देगा उसको निकाल सकते हो, तो इधर डिक्रीज करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना नीचे निकालने के लिए, ये रहता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसमें जो अगर लेफ्ट राइट में जो इस कुछ एक्सेप्शन होते हैं इसमें स्टेबिलिटी के बेसिस पे, ये इसमें स्टेबिलिटी मैटर करती है, स्टेबिलिटी मैटर करती है। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे लेफ्ट टू राइट था, जैसे सेकंड ग्रुप है, तो कौन सा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन को छोड़, तो इसमें क्या होगा, बेरिलियम, बोरॉन, इन दोनों में ऐसे ट्रेंड रहता है आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बट इसमें इन दोनों में स्प्लिटिंग हो जाती है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इसके मुकाबले कम होता है, और इसमें इन दोनों में स्प्लिटिंग हो जाती है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इसके मुकाबले कम रहता है, तो कुछ ये ऑर्डर रहता है, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम बाद में आता है, बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है बोरॉन से, बोरॉन पहले आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर कार्बन आता है, फिर ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन का बढ़ जाता है, घट जाता है नाइट्रोजन से, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, तो ये रहता है अपना आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके अगले वाले पीरियड में भी वो स्टेबिलिटी की वजह से कुछ स्प्लिटिंग होती है दो आइटम्स की, ठीक है। इसमें होता क्यों है, यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो 1:2, 2:2 ये रहता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो 1:2, 2:2 5 होते हैं ना इसके पास, तो 2p1 आएगा, तो इसमें फुलफिल्ड है ना, इसमें फुलफिल्ड नहीं है, तो ये फुलफिल्ड का ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल, बेरिलियम ज़्यादा स्टेबल, तो उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इसकी आयोनाइजेशन रेट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। इस वैसा भी इसमें भी होता है, इसमें 1:2, 2:2, 2p3 आता है, 7 होते हैं ना इसमें, 2 4 के 7, इसे देखो तो 2p4 आएगा, तो ये हाफ है तो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको नाइट्रोजन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसकी आयोनाइजेशन रेट ज़्यादा हो जाती है, तो स्टेबिलिटी की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है बोरॉन और नाइट्रोजन की, तो ये ऑर्डर रहता है। इसके बाद जो अपना टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गेटिंग दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर कहते हैं इसको सील्डिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट। ये होता क्या है, ये इफेक्ट क्या करता है, बचाता है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से बचाता है, ऐसे कोई ये प्रोटॉन था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है बस, ठीक है, इसके अराउंड से सेल था, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, तो क्या करेगा ये इसको अपनी तरफ खींचता है, बट इसके आसपास इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में एक सेल की तरफ एक काम करता है, जिसे सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के जब न्यूक्लियस इसको खींचता है तो उसको खींचने से रोकता है, इन दोनों के बीच सेपरेशन क्रिएट करता है, मतलब ये सेपरेशन क्रिएट करता है। अगर ये स्ट्रांग हुआ तो इसको दोनों को सेपरेट रख पाएगा ज़्यादा, अगर ये वीक हुआ तो दोनों को सेपरेट नहीं रख पाता, उसका साइज
छोटा हो जाता है। अगर ये वीक हुआ तो इन दोनों की भी सेपरेशन कम होगी, ये इसको दूर नहीं भेज पाएगा, दोनों को पास पास आ जाएगा, न्यूक्लियस को खींच लेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है इन दोनों को दूर दूर रखेगा तो इससे क्या होगा, साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर से इसकी बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाओगे, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या होगा, साइज तो छोटा होता है, वैसे ही पता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियस में तो साइज तो बढ़ता जाता है, छोटा होता जाता है, बट टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू रीजन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो हाँ, लेकिन अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ये जो सिल्डिंग इफेक्ट है, स्ट्रेनिंग इफेक्ट है लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में, वो क्या हो जाता है, ये वीक हो जाते हैं दोनों। इसकी वजह से उसका लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का साइज होता है छोटा हो जाता है। और लेंथेनॉइड का तो लेंथेनॉइड का जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जो सिल्डिंग इफेक्ट होता है, इसका जो सिल्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए इसका जो साइज होगा, इसका साइज लेंथेनॉइड वाले का साइज एक्टिनॉइड से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। इसमें 5F ऑर्बिटल आते हैं, 5 4F आता है, इसमें 5F आता है। तो इसका इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है, इसका थोड़ा इसके मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता है, बट ये भी वीक ही होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज छोटा होता है। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही दोनों की भी सेपरेशन ज़्यादा होगी, इसलिए दोनों को सेपरेट रख पाएगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को, तो साइज बड़ा हो जाता है। अगर ये वीक हुआ तो दोनों को सेपरेट नहीं रख पाया तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को जब खींचा है तो साइज छोटा हो जाता है। ठीक, तो ये रहा। इसके बाद जो था अपना टॉपिक देखते हैं, हाँ, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये क्या होता है, जब किसी भी एटम को, आइसोलेटेड गैसेस एटम को अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इस इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहते हैं डेल्टा एच। डेल्टा ई को ही कहते हैं डेल्टा एच। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें एनर्जी निकलती है ना, तो एक्सोथर्मिक रिलीज होती है उसमें एक्सोथर्मिक, इसमें एनर्जी ऑब्जर्व होती है उसमें एंडोथर्मिक। तो इसमें जब एक किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसेस एटम में ऐड करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं डेल्टा एच। और इसको हम मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव के टर्म्स में डील करते हैं, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव के टर्म्स में डील करते हैं, लेस नेगेटिव के टर्म्स में डील करते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलते कि ये क्या होगा, एक डिक्रीज और इंक्रीज नहीं बोलते कि जैसे अगर -1.5 से -1.4 होगी तो ये नहीं बोलेंगे कि डिक्रीज होगी, हम बोलेंगे कि लेस नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव। जो इसके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी थी वो लेस नेगेटिव होगी। अगर अगर ये -1.3 से 1.5 होगी तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि इंक्रीज करेगी, बोलेंगे कि इंक्रीज करेगी, ये नहीं बोलते, हम बोलेंगे कि ये मोर नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव। ठीक है, तो मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव के टर्म्स से इसको डील करते हैं। और जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी उसका मतलब उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है जब किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम को, जब किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में ऐड करते हैं। जैसे अगर -1.5 है किसी के, जिसके -1.2 है, तो किस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा है, तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा एनर्जी जब किसी इलेक्ट्रॉन में, जब किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो इसका मतलब इसकी डेल्टा एच ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी, लेने की टेंडेंसी कम होगी, तभी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज है। अगर लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो कम एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में एंथैल्पी होती है। इसके बाद जो अपना टॉपिक है एक और चीज़, इसमें जो होता है जब भी किसी दूसरे, जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इससे पहला इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इसकी जो डेल्टा एच निकली वो कुछ निकली, एक्सट्री निकली, -एक्सट्री पर एटम। इसके बाद जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालोगे, ये तो नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव। अगर आप कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन डाले, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन डाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके बाद इसका, तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इसकी जो डेल्टा एच वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, वो पॉजिटिव आती है हमेशा, ऑलवेज। ये कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव आती है। मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं हो सकता, जैसे नोबेल गैसेस होते हैं,
नोबल गैसेस का भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होता है पॉजिटिव होता है, नोबल गैसेस। ये भी क्या करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करना ही चाहते हैं, ना तो लूज करना चाहते ना तो गेन करना चाहते। इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव वैल्यू आती है दूसरी, मतलब कि दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी डेल्टा इसी वैल्यू पॉजिटिव आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो जितना वैल्यू नेगेटिव होगी उसका मतलब उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है किसी आइटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर। इसके बाद जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, टीविटी, फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी ज़्यादातर ये वर्ड मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कोई जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या होता है 2 और 7, ये तो 9th क्लास के लिए था। तो इसी तरह देखते हैं, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है ना, तो ये क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आता है जैसे नॉन-मेटल होते हैं, नॉन-मेटल भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। और ये जो इसका जो ऑर्डर रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ती जाती है। कैसे, लिथियम था, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस नियॉन क्वार्टर। इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी मैटर नहीं करती, स्टेबिलिटी डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। इसमें जैसा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें जैसा है वैसे ही है। लिथियम का ज़्यादा, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जैसे लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट जाने वाले पीरियड के, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। और टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो होता है कम हो जाता है। और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसलिए वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकता है, बट यहाँ पे आसानी से लूज कर सकता है। टॉप टू बॉटम में आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बट लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती जाती है, डिक्रीज करती है। और इधर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑरिजिन बता दिया मैंने आपको। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बाद आता है अपना टॉपिक, कौन सा टॉपिक है देख लेते हैं। एक बार दो चीज़ें, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि रिड्यूस हो, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि ऑक्सीडाइज हो। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर भी लिखा होगा, और रिड्यूसिंग पावर भी लिखा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट के यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर भी लिखा होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर भी लिखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर सेम ही चीज़ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि रिड्यूस हो रहा हो, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे कि NaOH था, या फिर NaO था, NaO था, Na2O प्लस Mg ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर रिएक्शन देखें तो ए स्क्वाड डालेगा, रिप्लेस कर देगा सोडियम, नहीं रिप्लेस नहीं कर पाता, उल्टा लेस रिएक्टिव होता है, उल्टा लेस रिएक्टिव होता है ना, मैग्नीशियम डिस्टिलेशन नहीं, वही सेम रहेगा। MgOH ले लो, MgO ले लो प्लस Na ले लो, अब ये डिस्प्लेस कर जाएगा, प्लस वो रिएक्टिविटी से है ना, पोटेशियम फिर सोडियम, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा सोडियम को, तो मैग्नीशियम को तो Na, तो वो बनाएगा और साथ में Mg रीच करेगा, बैलेंसिंग बैलेंसिंग करेगा ना। तो इसमें क्या होगा, Na क्या होगा, Na तो ऑक्सीडाइज होगा ना, Na से इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है क्या, ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ से ऑक्सीजन मिला है ना सोडियम को, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये क्या मैग्नीशियम से ऑक्सीजन निकला है तो रिड्यूस हुआ। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूस होता है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद जो अपना टॉपिक है मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर।
मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, ठीक है, करने की टेंडेंसी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे Na सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन देने की चार्ज ज़्यादा रखता है, 281 इलेक्ट्रॉन देने ज़्यादा चाहता है। जो चार्ज से अगर ज़्यादा हुआ 5 6 7 तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी लगता है, टेक करने की। और चार्ज से कम हुआ 2 3 1 2 3 तो ये सब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, डोनेट की, डोनेशन की। अगर 4 हुआ तो दोनों की टेंडेंसी रखता है, इसलिए ये आ जाता है हमारे पास, नॉन मेटल में आता है मतलब। बट इनके पास दोनों दोनों होते हैं, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 4 वाले कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बाकी ये दोनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनते हैं ना, इसलिए आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ये दोनों, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे इसमें आता है कार्बन सल्फर, ये सब कार्बन सल्फर ये सब रहता है, और इसमें बाकी के ये सब मेटल नॉन मेटल, इसमें नॉन मेटल आ जाएगा, इसमें मेटल आ जाएगा, और इसमें भी नॉन मेटल ही आता है, बट ये क्या होता है कोवेलेंट बनाता है, बट ये दोनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या होता है, सोडियम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो इसलिए क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Na प्लस बना देगा, इसलिए मेटल है। तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो मेटल होता है। और टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अगर टॉप टू लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट जाती है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। एक और चीज़ होती है, अगर मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बाद में बताता हूँ, पहले नॉन मेटेलिक वो कैरेक्टर देख लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स अपने पास, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये क्या होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को कहते हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उतनी उसकी टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी, जैसे नाइट्रोजन क्या करना चाहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन का हमेशा होता है 2 और 5 7 होते हैं ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए क्या है N3 माइनस बनाता है। जब माइनस का साइन होता है इलेक्ट्रॉन लेना, प्लस का साइन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो 3 माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या होगा नॉन मेटल। तो नॉन मेटल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। अगर टॉप टू बॉटम जाकर के ये क्या करेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इंक्रीज करती है, ठीक है। अब बताता हूँ वो जो भी बताता हूँ। ये जो होते हैं ना मेटेलिक कैरेक्टर, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटेलिक ऑक्साइड और एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक, ठीक है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं एसिडिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सेम हाइड्रोक्साइड रखना है, ठीक है। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड Na2 होता है, ये क्या होगा, बेसिक होगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे क्या हमारे पास, नॉन मेटल जैसे NO, ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा, ऐसे H2 से बोल, इसका H2 सल्फर ना नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, बट इसके यहाँ पे कुछ और लिखा इससे कुछ वो बन गया H390, NO भी होता है, N क्या है, नाइट्रोजन, ये दोनों नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ना, ये नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इसलिए हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, कोई भी नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, बोरॉन, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी नॉन मेटल है तो एसिडिक होगा, ठीक है। ये एसिड रेन में काम आता है, एसिड रेन में एसिडिक होते हैं ना, एसिड रेन में काम आता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एक NO2 भी होता है, NO की जगह पे NO2 लिख कर, ये दोनों ही एसिड रेन में काम आता है, NO2 और SO2। तो ये होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है एसिडिक और मेटेलिक ऑक्साइड है बेसिक, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अपना टॉपिक है एनामोलस प्रॉपर्टी, एनामोलस प्रॉपर्टी, एनामोलस बिहेवियर, कुछ बिहेवियर क्या होता है, जो किसी भी ग्रुप का जो पहला आइटम होता है, फर्स्ट आइटम, अब में बाकी के नीचे वाले जितने भी आइटम हैं उन सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे अगर ये सब हार्ड होंगे तो ये क्या होगा, ये सॉफ्ट होते हैं। अगर ये सब डेलीगेशन नहीं होते, जैसे इनके पास अगर वाटर नहीं होता, डेलीगेशन का मतलब होता है डेलीगेशन
नहीं होते, जिसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते। डेलिगेशन का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल होना, और डेलिगेशन नहीं होते तो ये डेलिगेशन होता है। डेलिगेशन मतलब अपनी ग्रुप के बाकी के जितने भी एलिमेंट है नीचे वाले उन सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है अपना फर्स्ट आइटम ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एनामोलस बिहेवियर। जो पहला ग्रुप का जो पहला आइटम होता है अपने नीचे के जितने भी आइटम्स हैं उन सबसे एलिमेंट्स हैं उन सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, इसी को कहते हैं एनामोलस बिहेवियर। इसके बाद जो अपना प्रॉपर्टी आता है एनामोलस बिहेवियर के बाद डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप ये क्या होता है? जैसे कोई भी, जैसे हमारे पास वो था लिथियम था, यहाँ पे लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम तो इधर आ गया, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ऐसे चलता जाएगा आगे। यहाँ पे आता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम, ऐसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट्स है लिथियम और मैग्नीशियम, इन दोनों के प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज हो करते हैं दोनों, सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे कि ये क्या होगा, अगर ये हार्ड है तो ये भी हार्ड ही होगा, अगर डेलिगेशन है तो ये भी डेलिगेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो एलिमेंट जो डायगोनली प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल पे वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसी को कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, इन लोगों की डायगोनल रिलेशनशिप। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है मेटल हैलाइड। मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड ये क्या होता है? मेटल का मतलब मेटल कोई भी M+, हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन कोई भी X-। मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसलिए M+, हैलाइड है हैलोजन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसलिए X-, और ये दोनों मिल जाएंगे तो मेटल हैलाइड बनाता है MX, ठीक है। जैसे कोई भी था मेटल को भी ले लो, सोडियम ले लो, Na, हैलोजन ले लो, कोई भी हैलोजन में कोई भी आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्लोरीन ले लो मान लो, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो NH3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से बनता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो मेटल हैलाइड वो होते हैं, मेटल और हैलोजन कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं इसलिए आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ऐसे। तो ये क्या होगा, सोडियम, सोडियम क्लोराइड। अगर इसको बोलोगे तो ये बोलोगे M तो मेटल के लिए, X है हैलोजन के लिए, तो मेटल हैलाइड, ठीक है। तो ये था अपना टॉपिक। इसके बाद हाँ एक और चीज़, अगर ये एक क्लोरीन है ना तो इसके लिए करेंगे मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड। अगर इसमें दो आ जाते हैं, मान लो कि MX था ना, MX2 आ जाता है तो क्या होता है, बाइनरी हैलाइड कहते हैं इसको, बाइनरी हैलाइड। ये भी मोनोहैलाइड था, इसमें कोई MgCl2 ले लो, ये क्या होता है, बाइनरी हैलाइड। दो हैलोजन आ गए ना इसमें बाइनरी, इसलिए बाइनरी हैलाइड, ठीक है। तो दो हैलोजन है तो बाइनरी हैलाइड, तीन हैलोजन है तो ट्राईहैलाइड, चार है तो टेट्राहैलाइड, तो ऐसे चलता है। तो ऐसा आपको वीडियो अच्छी लगी, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब के बाय बच्चे।